हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें हमारा आज लास्ट जो अंतिम चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16वां बचा हुआ है। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें बेसिकली हम जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंट फॉर्म क्या है। उसी प्रकार से इनका कंजर्वेशन करने की जो मेथड क्या है और इनको प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है और इनकी जो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया लेवल पे जो प्रोटेक्टिंग वे है उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली हमने तीन चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। तो पहला हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। अब लिथोस्फीयर के बाद में हमने जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। एटमॉस्फेयर के बाद में हमने हाइड्रोस्फीयर यानी जो जल मंडल है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पे एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है वहाँ पे एक जो फोर्थ डायमेंशन है वो निकल के आ रही है और वो है आपकी बायोस्फीयर। ठीक है। तो बायोस्फीयर के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में चैप्टर नंबर जो 15th है उनमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे हमने, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, एनर्जी फ्लो क्या है और प्राइमरी जो पहले तो हमने सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है यानी उत्पादकता है, ये जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। और उसके बाद में हमने प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में उसकी जो डेड वो डेड ऑर्गन में बदल जाते हैं तो उसके बाद में उनका अपघटन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने सारी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी। वो मेक श्योर कि आप एक बार उस प्रीवियस सेशन को जरूर देखें, चैप्टर नंबर 15वां को जरूर देखें तो आपको सारे जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी उसमें हमने और चीज़ें पढ़ी थी जैसे बायोडाइवर्सिटी वर्ड क्या है, उसके बाद में इकोसिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें जो इकोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया, हमने अर्नस्ट हैकल के बारे में पढ़ा था जिसने 1869 में ये वर्ड दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर वे में सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। तो इसी के साथ मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एनसीईआरटी का डिस्कशन। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है हमारा जैव विविधता एवं जैव विविधता का संरक्षण है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अब शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें जो चैप्टर को कोरिलेट करती है यानी जो एसेंस है चैप्टर का उसमें इस शुरुआत में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं कि आप भू आकृतिक प्रक्रिया विशेषकर जो अपक्षय है और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में जो अपक्षय आदि के विषय में पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हमने जो डेन्यूडेशन का प्रोसेस पढ़ा था या अनाच्छादन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने बेसिकली तीन चीज़ें पढ़ी थी। याद करो यदि आपको आपने यदि डिस्कस किया तो उसमें एक तो हमने जो अनाच्छादन यानी डेनोडेशन में एक तो हमने अपक्षय का पढ़ा था और दूसरा अपर्दन का पढ़ा था और तीसरा मास वेस्टिंग का पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे होता है, जो एजेंट होते हैं लैंडफॉर्म क्रिएट करने के वो कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। ये आपका चैप्टर नंबर 6 था। ठीक है, जिसमें जो अपक्षय प्रावर है यानी जो वेदरिंग जो मेंटल है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और इसमें आगे भी हमने पढ़ा था कि इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। यानी जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो सवाना टोपोग्राफी है वहाँ पे जो विंड्स की एक्शन है वो वर्क करती है, वहाँ पे विंड इरोजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे रीजन है। फॉर एग्जांपल जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग है और जो अपसे अपरदन है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। सौर ऊर्जा और जल सौर ऊर्जा और जल ही अपसे में विविधता और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का प्रमुख कारण है। यानी जो सोलर एनर्जी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो और जल क्या करते हैं, इन अपसे को इनमें डाइवर्सिटी लाते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से जो इन विविधता के कारण जो परिणाम स्वरूप जैव विविधता डेवलपमेंट हुआ है उसका मेन कारण यही है। दो एजेंट है, सौर ऊर्जा और जल। उसी प्रकार से इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह क्षेत्र जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहाँ जैव विविधता भी व्यापक है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रहता है और यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो भी हाई रहती है और जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी हाई रहती है क्योंकि जो कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, सामान्य वर्षा होती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी व्यापक स्तर पर है, लार्ज स्केल पर है। अब यहाँ पे इनबॉक्स कुछ एसेंस दे रखा है, चैप्टर दे रखा है कि
आज जो जैव विविधता हम देखते हैं, यानी जो आज हमें बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, चाहे वो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट हो, कांगो बेसिन हो, या फिर जो साउथ एशियन जो आइसलैंडिक हो, उसी प्रकार से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बायोडाइवर्सिटी हो, तो ये लगभग 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। यानी जो इसको डेवलपमेंट है, इसके डेवलपमेंट में 2.5 से 3.5 अरब वर्ष लगे हैं। मानव जीवन के आरंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल में अधिक थी। यानी जो होमो सेपियंस हम पढ़ते हैं, उससे पहले जो बायोडाइवर्सिटी थी अर्थ सरफेस पे, वो किसी भी काल में मैक्सिमम थी, यानी मैक्सिमम उस टाइम थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। यानी जो नीड थी उसके विपरीत वो जो लार्ज स्केल पर हमने कंजप्शन किया और जो डिस्ट्रॉय किया इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, उस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा है। अब जब हम पढ़ते हैं कि जो नीलिथिक पीरियड है उसके आसपास जो नॉर्दर्न बेल्ट है, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा और जो सिंधु नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे जो पूरा सरफेस एरिया है उसको एग्रीकल्चरल जो लैंड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इमेजिन कीजिए, यदि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता आज के टाइम में, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी होती। अनुमान के अनुसार संसार के कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 1 करोड़ तक, सॉरी 10 करोड़ तक है। यानी जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या 20 करोड़ से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। लेकिन 1 करोड़ के आसपास इनका प्रेजेंट टाइम में अनुमान लगाया गया है, उनको चिन्हित किया गया है। अब उसी प्रकार से जो नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है, और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी अभी नहीं हुआ है। यानी जो जैसे जैसे नई प्रजातियां मिलती है, उनका हम जो उनका फैमिली कौन सा है, उनका जीन कौन सा है, उनके अनुसार उनको आइडेंटिफाई करते जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। यानी आउट ऑफ 140% जो फिशेज है उनका अभी क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ कि उनकी फैमिली कौन सी है, वो कौन से जीन से हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता अधिक है। अब वहाँ पे अधिक होने का कारण क्या है, हमने टेम्परेचर और रेनफॉल का पढ़ा था कि यहाँ पे हाई रहती है, इस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू अदर रीजन ज़्यादा ग्रो करती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे बोला है कि प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। यानी जो प्रजातियां हैं, फॉर एग्जांपल चाहे कोई वनस्पति ले लो, चाहे हम पेड़ पौधों की बात कर लें या जीव जंतुओं की बात कर लें, ठीक है, तो इनमें क्या है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रजाति की बात करें, तो अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत एवं सतत विकास है। जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे एसेटिक लायंस है, उनका जो एक प्रॉपर उनका क्या बोलते हैं, उनका जीन चला आ रहा है, और वो प्रेजेंट टाइम में भी उस रीजन में डोमेन अपना जो अधिकार है वो जमाए हुए हैं। तो इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस चल रहा है, सतत रूप से चल रहा है। अब नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 वर्ष, 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। यानी फॉर एग्जांपल कोई एक प्रजाति लें, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात कर लें, तो होमो सेपियंस से लेके यानी 10 से 40 लाख वर्ष का अनुमान है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, तो ह्यूमन धरती पर कब तक रहेंगे, 10 लाख से लेके 40 लाख वर्ष तक। उसके बाद में ह्यूमन की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से जो डायनासोर का युग हमने पढ़ा था, तो डायनासोर भी जब धरती पर लगभग 10 से 40 लाख वर्षों के आसपास ही रहे थे, इससे ज्यादा वो नहीं रह पाए। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी, आज वो विलुप्त हो चुकी है। यानी आउट ऑफ 100 प्रेजेंट टाइम में जो 99% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी है, और 1% उनके कैरेक्टरिस्टिक बचे हैं। जो भी हम लैंड सरफेस पर जो भी हम पादप हो या चाहे जीव जंतु हो, उनकी स्पीसीज देखते हैं, उनमें से 99% तो लुप्त हो चुकी है। तो अब इमेजिन कीजिए, प्रेजेंट टाइम में हमें इतनी दिख रही है, तो यदि 100% माने तो कितनी होगी। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। अब जो लैंड सरफेस है, इक्वेटोरियल लैंड फॉरेस्ट है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई रहती है। उसी प्रकार से जो मरुस्थल एरिया है वहाँ पे कम रहती है, टुंड्रा रीजन है वहाँ पे और भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वेरी करती है रीजन टू रीजन। उसी प्रकार से जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम हो जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक हो जाती है। यानी डाइवर्सिटी का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल लैंड फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे 1 हेक्टर लैंड पे 50 तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, अलग अलग प्रजाति के 50 टाइप के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। वहीं पर हम जो बोरियल फॉरेस्ट है, जहाँ पे टेगा टुंड्रा फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या है कि एक ही टाइप के वन वहाँ पे 1 हेक्टर में मिलेंगे, या दो टाइप के वहाँ पे, मतलब दो टाइप के जो प्रजाति पादप प्रजाति है वो मिलेगी। तो यहाँ पे 50 टाइप की थी 1 हेक्टर में,
और वहीं पर जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की तुलना में जो बोरियल फॉरेस्ट है, कॉनिफॉरस फॉरेस्ट है, वहाँ पे 1 हेक्टर जमीन पे सिर्फ दो प्रकार के, दो टाइप के जो पादप प्रजातियां हैं वो मिलती है। तो इनकी ध्रुवों की तरफ जाते हैं, एज कम्पेयर हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी डाइवर्सिटी तो कम हो जाती है, लेकिन जो जीवधारी है उनकी संख्या अधिक होती है। यानी जैव विविधता विषुवत रेखा की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। उसी प्रकार से इनकी संख्या है वो किसी एक प्रजाति की ज्यादा रहती है ध्रुवीय क्षेत्र में। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है बायो, जिसका अर्थ होता है जीव या जीव तथा डाइवर्सिटी। ठीक है, जो जिसका अर्थ होता है विविधता, यानी बायो एंड डाइवर्सिटी। जो जीव होता है उसकी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो विविधता है उसकी, उसके बारे में बात करा। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। एक ज्योग्राफिकल लैंड लिया, उसमें कितने टाइप के जीव पाए जाते हैं, उसके जो रेशियो होता है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों व सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है। यानी एक तो जो पादप है उनके कितने टाइप का है, उसी प्रकार से जो जीव जंतु यानी प्राणी कितने टाइप के हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी अनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र यानी जो इकोसिस्टम है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता और एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। यानी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी हैं उनमें परिवर्तनशीलता होती है, वो चेंज होते रहते हैं। और एक ही प्रजाति विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। यानी अलग अलग जो बायोम है उनमें अलग अलग टाइप के जो वनस्पति है, पादप है, वो पाए जाते हैं। उनकी फिर अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग जीन लेवल पर होती है, स्पेसीज लेवल पर होती है, इंडिविजुअल लेवल पर होती है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट है कि जैव विविधता संजीवता संपदा है। संजीव संपदा यानी जो मूवमेंटेबल है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है वो संजीव है, जिसमें जीव होता है वो सब चीजें सांस लेती है। जैसे पादप है तो सांस लेता है, मैंने यहाँ पे मूवमेंटेबल बोल दिया। पादप चलते नहीं है, वो एक स्थान पर रहते हैं लेकिन वो सांस लेते हैं। जीव जंतु हो गए वो भी सांस लेते हैं, तो ये संजीव संपदा हो गई। ये विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। यानी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के जो आउटकम है वो लगभग लाखों वर्षों के हिस्ट्री का परिणाम है, आउटकम है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो बेसिकली 3 स्तर की है। पहली है आनुवांशिक जैव विविधता, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। दूसरी है प्रजातीय जैव विविधता यानी स्पेसीज डाइवर्सिटी हो गई। और तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पादप की बात करें या किसी जीव की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं जो हिम तेंदुआ है। अब जो हिम तेंदुआ है उसकी सबसे जो फर्स्ट जो डाइवर्सिटी है वो है आनुवंशिक यानी जेनेटिक है। एक मेल है, दूसरा फीमेल है। अब उनमें भी कई क्लास होती है, वर्ग होती है, उनमें वो स्टे करते हैं। उसके बाद में नंबर आता है जो प्रजाति जैव विविधता स्पीसीज है उनकी बात आती है। ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है हिम तेंदुआ। तो इसी प्रकार से जो दूसरी कैट फैमिली है, जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, और जो बिल्ली की प्रजातियां हो गई, तो ये सारी कैट फैमिली में आती है। तो ये हो गई स्पेसीज जो डाइवर्सिटी हो गई। उसके बाद में परितंत्रीय जैव विविधता आती है, यानी ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन में रहती है। तो वहाँ पे इनकी जो फैमिली है, इनके जीन है, मतलब जेनेटिक है, स्पेसीज है और इकोसिस्टम है, ये ऐसे आगे बढ़ती जाती है हायरार्किकली। तो ये बेसिकली 3 टाइप की है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बारे में बात कर रहा है कि जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। यानी किस टाइप के जीन है वो डिसाइड करते हैं कि उसके हाथ पैर कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होगी, उनका आंखों का कलर कैसा होगा, उसका हेयर कैसा होगा, इसकी स्किन कैसे होगी। ये सारी चीजें जीन से डिसाइड होती है। उसी प्रकार से समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। जैसे पादप की एक प्रजाति हो गई जो एक जगह स्टेबल रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। ह्यूमन की एक प्रजाति हो गई जो एक दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं। उसी प्रकार से जो जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, उनकी एक प्रजाति हो गई जो उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इसी प्रकार से मानव आनुवंशिकी रूप से होमोसेपियंस होमोसेपियंस प्रजाति है से संबंधित है, जिसमें
कद रंग अलग अलग है, दिखावटी है, जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है, इसके कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों में प्रजातियों के विकास व फलने फूलने की आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। ठीक है, अब जैसे होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस का भी यदि कलर के आधार पर और कद के आधार पर बात करें तो जैसे कलर के आधार पर एक तो रेड इंडियंस होते हैं, अमेरिकन होते हैं, उनको बोलते हैं रेड इंडियंस, और यूरोपियन जो व्हाइट प्रजाति होती है, उसी प्रकार से जो अफ्रीकन है वो ब्लैक होती है, उसी प्रकार से जो यूरेशियन होती है वो ब्लैक और रेड के बीच में वेरी करती है कहीं। तो कलर के आधार पर अलग अलग उनको बांटा गया, फिर कद काठी के आधार पर इनको अलग बांटा गया है। इनकी जो दिखावटी, इनके नाक का आकार क्या है, कान कैसे हैं, ये सारी चीजें इनकी आनुवंशिकता को डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रजातीय विविधता, यानी जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है वो क्या है। ये प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यानी अनेक रूपता का मतलब है कि जो कैट फैमिली हमने डिस्कस किया था, लेपर्ड, लॉयन और जो टाइगर है, तो इनके जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग है। ये किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जा सकती है। यानी किसी भी क्षेत्र में कितने डोमेन में वो रहते हैं, उनके टाइप कितने हैं, उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, इनसे आंकी जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट। हम ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी आगे पढ़ेंगे, जो चित्र 16.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कुछ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है पारितंत्रीय विविधता, यानी इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है, वो क्या है कि पिछले अध्याय में पारितंत्र के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाओं एवं आवास स्थानों में भिन्नता पर पारितंत्रीय विविधता बनाते हैं। हमने जो इकोसिस्टम पढ़े थे पहले पिछले सिस्टम में, सॉरी पिछले प्रीवियस सेशन में इकोसिस्टम पढ़े थे वेरियस टाइप के। तो वेरियस टाइप के इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, वेरियस टाइप के इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं। तो बायोम के बाद में बायोस्फीयर बनता है। ये चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी। अब पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल है और जटिल है, क्योंकि समुदायों यानी प्रजातियों का समय और पारितंत्र की समय निश्चित नहीं है, यानी इनका कोई एंड नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, सिंपल वर्ड में तो ये आपकी जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। इसी प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो अन्नामलाई पश्चिमी घाट पर स्थित है, घास भूमि और उष्णकटिबंधीय तो 16 वन पारितंत्रीय विविधता का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एग्जाम में चाहे नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। आपको ये पूछेंगे कि जो 16 वन है, 16 वन कौन से नेशनल पार्क में मिलता है। आपको चार एग्जाम्पल देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंदिरा गांधी नेशनल पार्क दे दिया, ठीक है, दूसरा हमीर नेशनल पार्क दे दिया, तीसरा नामदफा दे दिया, और चौथा शेषाचलम दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के जो डायग्राम में जो मैप है, जो डायग्राम है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है वो अन्नामलई पश्चिमी घाट पर स्थित है, अन्नामलई की पहाड़ियों में स्थित है। और ये घास भूमि और उष्ण कटिबंधीय जो 16 वन है उनको उनके लिए जाना जाता है, जहाँ पे टोडा जनजाति रहती है। तो आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है कि जो 16 वन है वो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क वाले क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। सिंपल थिंग है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता का महत्व। अब जो बायोडाइवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। यानी जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, आज ह्यूमन हर प्रकार की जो एक्टिविटी करता है वो कहीं ना कहीं जैव विविधता से, जो बायोडाइवर्सिटी है उससे इंस्पायर होती है। और इसी प्रकार मानव समुदाय ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने का बड़ा योगदान दिया है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ह्यूमन ने क्या किया, जेनेटिक जो लेवल है वहां पर वर्क किया, और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक है और गुण है उनके आधार पर प्रजातियों का आज जो होता है ना, लैब में रिसर्च होता है, और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जीन को मिला के अलग एक ह्यूमन लाइफ को इवोल्व करते हैं। तो ये इन्हीं का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जैव विविधता की परिस्थिति, यानी जो इकोलॉजिकल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और जो साइंटिफिक भूमिकाएं वो प्रमुख होती है। यानी एक तो पारिस्थितिकी रूप से जो इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कंदमूल, फल फूल देते हैं, और जो लैंड सरफेस देते हैं जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं। उसी प्रकार से इकोनॉमिक हो गई। उसी प्रकार से इकोनॉमी का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करना बायोडाइवर्सिटी से जिससे हमें वैल्यू एडिशन हो और ह्यूमन को प्रॉफिट हो। उसी प्रकार से साइंटिफिक का मतलब है कि रिसर्च करना। फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेस्ट पे हम रिसर्च करते हैं और बाद में वहाँ से
जो ह्यूमन डिजीज को क्योर करने के लिए हमें बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक रूप से हमें बेनिफिट करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जैव विविधता की पारिस्थितिकी की भूमिका, यानी जो इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी की भूमिका, पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है, यानी जो डार्विन ने थ्योरी दी थी ये जो उसके आधार पर ये बात बोल रहा है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने का मानव परितंत्रों में बने सॉरी मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान है, यानी जो ह्यूमन है उनका परितंत्र इकोसिस्टम है उनमें बने रहने में क्या योगदान है। कि ह्यूमन के पास में ब्रेन है, वो सोचता है, वो वर्क करता है, वो चीज़ों को मॉनिटर करता है, वो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को चेंज करता है, वो जो पादप और जीव जंतु है उनकी देखभाल करता है, रख रखाव करता है, यानी उनका जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसीज है जो डिक्लाइन हो रही है तो उसको लैब में उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी जो पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ करने के लिए वर्क करता है। तो ये ह्यूमन का रोल है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें मैक्सिमम है, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन है वो ह्यूमन ही लेके आता है कहीं ना कहीं। उसी प्रकार से जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उनका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। अब हमने प्रीवियस सेशन में बहुत सारे जो साइकिल थे उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कार्बन पढ़ा था, ऑक्सीजन पढ़ा था, नाइट्रेट पढ़ा था, फॉस्फोरस पढ़ा था। ये सारे जो साइकिल है इनके बारे में डिटेल से डिस्कस की। तो ये क्या है कि साइकिल रूप में चलते रहते हैं और ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो ग्रो करती रहती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैसों को स्थिर करती है, यानी जो प्रजातियां हैं वो वायुमंडलीय गैसों को स्थिर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 जो है उसका उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये वायुमंडलीय गैस है उसको स्थिर करते हैं। यदि इमेजिन करो पेड़ पौधे नहीं होते तो CO2 का एब्जॉर्ब ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं होता। और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता होती है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, डेंस एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है, रेनफॉल भी हाई रहता है। लेकिन डेजर्ट एरिया वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिच नहीं है। ये पारितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो इकोसिस्टम से प्रभावित रहती है। अब जो इकोसिस्टम है उसमें जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना और उसकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। अब इमेजिन कीजिए एक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है और दूसरा ये बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। यदि यहाँ पे 50 पॉपुलेशन है, 50 जो बायोडाइवर्सिटी के जो फॉर एग्जाम्पल 25 यहाँ पे पादप है और 25 यहाँ पे जीव है, और दूसरा जो जियोग्राफिकल लैंडस्केप है वहाँ पे क्या है, 1000 तो पादप है और दूसरा 1000 यहाँ पे जो स्पेसीज है जीव जंतुओं की वो है। तो ज़्यादा जो सस्टेनेबल जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पे ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे इस वाले रीजन में ज़्यादा सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी ग्रोथ होगी एज कम्पेयर टू इस वाला रीजन में। यदि यहाँ पे कोई की स्टोन प्रजाति है 25 में से एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेर है, यहाँ पे शेर विलुप्त हो गए, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ होगी जीव जंतुओं की, और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, पेड़ पौधे वाले जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रभावित करेंगे। तो बहुत कम समय में ये जो रीजन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसके। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ही उस रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहेगी। अब प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाती है, यानी जो प्रजातियों की क्षति होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे और जीव जंतु कम हो गए तो उन पे जो निर्भर रहने वाले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में भी पर्यावरण के बदलावों को सहने की और अधिक क्षमता होती है, यानी जो जेनेटिकली जितना डाइवर्स कोई बायोम होगा और प्रजातियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा जो कोई लैंडस्केप है वो डाइवर्स होगा वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा। फॉर एग्जांपल आनुवंशिक जैव विविधता की आनुवंशिक जो विविधता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि जो बिल्लियों की प्रजातियां, जैसे लेपर्ड पढ़ा था हमने, शेर पढ़ा था, टाइगर पढ़ा था, ये जो सारी प्रजातियां हैं इनके बारे में पढ़ा था। तो अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे जो शेर की प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाती है एक टाइम के लिए। इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। तो हाइपोथेटिकली सोचिए कि शेर की प्रजातियां वो विलुप्त हो जाती है, तो जिस ज्योग्राफिकल एरिया में जिस बायोडाइवर्सिटी में शेर का जो लॉइंस है उनका डोमेन है उस वाले रीजन में क्या है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ होगी, और जो जगुआर है और जो दूसरे जो बिल्ली की प्रजातियां हैं वो उस क्षेत्र को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यदि आनुवंशिक विविधता में ह्रास हुआ तो जैव विविधता में भी ह्रास हो जाएगा।
उसी प्रकार से दूसरे शब्दों में जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वह परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो नंबर ऑफ ईयर ज्यादा चलेगा। इसी प्रकार से ये ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एक्चुअली में जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। जो इकोलॉजिकल रोल है ना बायोडाइवर्सिटी का, वो क्या है? वो है कि सभी मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक जो महत्वपूर्ण भाग है वो फसलों की विविधता यानी क्रॉप डाइवर्सिटी है, जिसे कृषि जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनका उपयोग भोजनीय पदार्थों और औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। और दूसरी तरफ जो जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही ये संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर और उत्पन्न नए विवादों को भी जन्म देती है या जनक है उसकी। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और जो दवा संसाधन है आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद है जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। यानी जो आर्थिक कहने का मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं ह्यूमन को, चाहे वो खाद्य पदार्थों से संबंधित हो, चाहे वो ब्यूटी के प्रोडक्ट हो। यहाँ पे लिखा हुआ ना तीन टाइप के, जो एक तो भोजन हो गया, एक औषधि हो गया, यानी जो औषधीय प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी वजह से जो ह्यूमन जो डिजीज होती है उनको क्योर करते हैं। उसी प्रकार से जो सौंदर्य प्रसाधन है, इस प्रकार से ये ह्यूमन को कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है। जैसे जो हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 11th क्लास की एनसीईआरटी है, भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें पढ़ा था कि जो हिमालयन यऊ है, जो चीड़ का पौधा होता है, उससे एक जो औषधि मिलती है जो कैंसर जैसी जो डिजीज होती है उनको भी क्योरेबल कर देती है, उनका इम्पैक्ट भी कम कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से ये औषधियों के रूप में, भोजन पदार्थों के रूप में, सौंदर्य जो ब्यूटी के कंपोनेंट होते हैं उनको भी प्रोवाइड करवाती है उनको, ह्यूमन को। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो तीसरा फैक्टर है वो है जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, यानी जो साइंटिफिक रोल है बायोडाइवर्सिटी का, वो क्या है? जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगी। यानी जो लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था अर्थ सरफेस पे, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करती है। उसी प्रकार से जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, और इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को ये भी तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। अब इस पैराग्राफ का एसेंस ये है कि कुछ ऐसी इंडिकेटर स्पेसीज होती है जिनका बायोडाइवर्सिटी में यदि बिहेव चेंज हो जाए तो हमें लगेगा क्या कि बायोडाइवर्सिटी में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयंस की बात करते हैं, ये की स्टोन प्रजाति है। तो एक की स्टोन अलग होती है और एक जो संकेतक प्रजाति होती है, इंडिकेटर जो स्पेसीज होती है वो अलग होती है। इंडिकेटर स्पेसीज कौन सी होगी? जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका यदि किसी पॉन्ड में कलर चेंज हो जाता है, यानी रेडिश हो जाता है या अलग कलर का जो उसका कलर हो जाता है, तो हम मानते हैं कि इसमें जो वाटर है इसमें या तो सलाइनिटी हो गई या फिर इसमें जो अम्लीय है वो बढ़ गया है या क्षारीय की क्षमता वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यदि ब्लू ग्रीन एल्गी का कलर चेंज हो गया तो इस पे ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो भी यहाँ पे जीव रहते थे जल में वो भी कहीं ना कहीं डेड हो जाएंगे, यानी उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये संकेतक स्पेसीज के रूप में वर्क करती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कोई प्रजाति को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत होगा। यानी स्वेच्छा से कहने का मतलब कोई प्रजाति है उसका लुप्त होने का अभी मन नहीं है, ठीक है, वो अभी जीना चाहती है पृथ्वी पर, लेकिन ह्यूमन क्या करता है उसको भोजन के रूप में या अपने मनोरंजन मनोरंजन के रूप में उसका शिकार करता है और वो लुप्त हो जाती है। तो ये नैतिकता के यानी जो एथिक्स है, मोरालिटी है, उसके खिलाफ है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंधों का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पे कल्चर कैसे आ गया कि जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी है इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर है, वो क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, उनके साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। जितने भी जो आदिवासी ग्रुप है इंडिया में, ट्राइबल ग्रुप्स है, वो क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी के क्लोज रहते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे उनको इंडिकेटर के रूप में लेता है और उनको अपने सुरक्षा के रूप में भी लेता है। तो ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं अपना जो कल्चरल फिनोमिना है उसमें भी बायोडाइवर्सिटी का रोल महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा, जैव विविधता में ह्रास यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है,
और जो वल्नरेबल स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज, ये सारी चीज़ें हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हॉट स्पॉट है उनका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, उसके साथ में जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज है वर्ल्ड में उनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक। तो मैं और क्या आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और जो अपना वैल्यूबल फीडबैक है वो भी कॉमेंट में दें। थैंक यू।